हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स, इस चैप्टर को और भी कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे रिजिड बॉडी रोटेशन या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या रोटेशनल मोशन। ठीक है, हम लोग इसको रोटेशनल डायनेमिक्स बोल रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हम लोग अभी तक जब फोर्स के बारे में बात कर रहे थे तो फोर्स का हम लोग एक इफेक्ट पढ़े कि जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज पर तो उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। हम अभी तक फोर्स के ट्रांसलेशनल इफेक्ट पे बात कर रहे थे कि फोर्स लगाया तो कुछ एक्सेलरेशन आ गया और वो बॉडी मूव कर रहा होगा। फोर्स का एक और इफेक्ट होता है और वो है रोटेशनल इफेक्ट। फोर्स लगाने से, जैसे ये स्टिक रखा हुआ है सामने, तुम इस पे फोर्स लगाए तो ये आगे बढ़ेगा, एट द सेम टाइम ये रोटेट भी तो कर सकता है। तो फोर्स जो है ना, वो दो टाइप का इफेक्ट पैदा करता है, ट्रांसलेशनल इफेक्ट और दूसरा रोटेशनल इफेक्ट। अभी तक हम लोग फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट पर चर्चा नहीं कर रहे थे। ये पूरा चैप्टर इसी बात पर बेस्ड है, रोटेशनल इफेक्ट। उससे रिलेटेड ढेर सारा कैलकुलेशन जो भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। ये तो एक बात हुआ, ठीक है। अब जैसे हम इसका एक नाम बताए थे कि इसको रिजिड बॉडी रोटेशन भी इस चैप्टर को कहा जाता है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो ये रिजिड बॉडी क्या है? इस चैप्टर में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग रिजिड बॉडी पर सारा कैलकुलेशन जो हम लोग कर रहे होंगे वो रिजिड बॉडी के लिए कर रहे होंगे। अब ये रिजिड बॉडी क्या होता है? ठीक है, रिजिड बॉडी मतलब एक ऐसा नाम ही है रिजिड ना। एक होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है रिजिड। तो फ्लेक्सिबल का जो ऑपोजिट है, बिल्कुल जैसा नाम लग रहा है, रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसके दो पॉइंट के बीच का गैप चेंज नहीं होने वाला है। हम लोग जब भी फोर्स वगैरह अप्लाई कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो उस प्रोसेस में उस बॉडी के दो पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज नहीं होगा। ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलने वाले हैं और उसी के लिए ये सारा कैलकुलेशन आगे का होने वाला है। तो इसीलिए उसको हम लोग इस चैप्टर को रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या रिजिड बॉडी रोटेशन भी नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग रिजिड बॉडी समझ लेते हैं क्या है। समझ तो लिए ही है, डेफिनेशन देख लेते हैं रिजिड बॉडी का। बॉडी इन विच gap between any two particles या points, any two particles remains constant is called rigid body. वैसे देखा जाए आइडियली तो कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होता है। कितना भी हम लोग रिजिड टाइप का ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे मेटल, हम लोग आयरन बॉल भी अगर ले लें, है ना, एक आयरन का ऑब्जेक्ट ले लें, तो वो भी रिजिड नहीं है, थोड़ा सा वो भी दबता है। दबाओगे तो बहुत हाई फोर्स लगाने पर उसमें भी डिफॉर्मेशन आ सकता है, बट प्रैक्टिकल पर्पज के लिए वो बॉडी कैसा है? रिजिड है। जैसे रबर बॉल है, रबर बॉल को हम लोग प्रैक्टिकली रिजिड नहीं मान सकते, वो बहुत आसानी से दब जाता है। तो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, है ना, या वुड को भी हम लोग नियरली रिजिड मान लेते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। आइडियली तो कोई भी रिजिड नहीं है। हर बॉडी के बीच का, दो पॉइंट के बीच का गैप चेंज हो सकता है, दब सकता है वो, या खिंचा सकता है, भले ही थोड़ा कम या ज़्यादा। तो प्रैक्टिकली हम लोग के लिए मेटल जो है वो रिजिड बॉडी हो गया। जैसे अपना शरीर, अपना जो बॉडी है, क्या ये रिजिड है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं है। कैसे? इसके दो पॉइंट के बीच का गैप चेंज हो रहा है।
जैसे ये देखो, ये हाथ है, यहाँ हम लोग नीचे रखे हुए हैं, ये ऊपर उठाए, तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप पहले कम था, अब ज़्यादा, तो अपना तो पूरा बॉडी में कई दो पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज हो सकता है। तो हम लोग का बॉडी प्रैक्टिकली एक रिजिड बॉडी नहीं है। जैसे इस मार्कर को प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। हम इसको दबाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसके शेप साइज में फ़र्क नहीं आ रहा होगा, मतलब आ रहा होगा लेकिन हम लोग के लिए विजिबल है ही नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली वैसे तो हर बॉडी दबता है, बट प्रैक्टिकली ये एक रिजिड बॉडी की तरह कंसिडर किया जा सकता है। रबर बॉल दबाओगे दब जाएगा, तो उसको रिजिड बॉडी नहीं मानेंगे। तो रिजिड बॉडी क्या है? ऐसा बॉडी जिसके दो पॉइंट के बीच का गैप चेंज नहीं हो सकता है, उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। और यहाँ पूरा कैलकुलेशन इसी के लिए होने वाला है। अब जैसे ही कोई बॉडी रिजिड बॉडी हुआ तो उसके पास दो मस्त सा प्रॉपर्टी आ गया, क्या, जो कि आगे हम लोग को कैलकुलेशन में यूज हो सकता है। समझना, जैसे ये एक रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब हमको मालूम है कि इसके दो पॉइंट के बीच का गैप चेंज नहीं हो सकता। सपोज इसके पास वेलोसिटी है इधर v1, ये θ1, इसके पास वेलोसिटी है इधर v2 एट एन एंगल θ2। ये रिजिड बॉडी का दो पॉइंट लिए, दोनों के पास कुछ कुछ वेलोसिटी है v1 v2 एट एन एंगल θ1 θ2। तो अब सबसे पहला बात, इसका अगर हम कंपोनेंट करें तो v1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा v1 cos θ1 और एक इस तरफ आएगा v1 sin θ1। v2 का एक कंपोनेंट इस तरफ v2 cos θ2 और एक इस तरफ v2 sin θ2। सबसे पहला बात जो यहां से कंक्लूजन हम लोग निकालने वाले हैं कि ये जो v1 cos θ1 और v2 cos θ2 है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ये जो वेलोसिटी है ये सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर v1 cos θ1 और v2 cos θ2 बराबर नहीं हुआ तो गैप या तो इंक्रीज कर रहा होगा या फिर डिक्रीज कर रहा होगा, लेकिन गैप चेंज नहीं होना चाहिए। तो v1 cos θ1 मस्ट बी इक्वल टू v2 cos θ2, ये हमेशा होगा। तो रिजिड बॉडी के अंदर कोई भी दो पॉइंट लोगे तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग, ध्यान से सुनना बात, उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग दोनों का वेलोसिटी सेम होगा या रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी of any two particles in a rigid body along line joining them must be 0. Relative velocity of any two particles in a rigid body along line joining them must be 0. दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी, इस लाइन के अलोंग खाली बात हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा बात, एक तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला, दूसरा बात समझना, जैसे ये कोई रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी। अब क्या है कि ये बॉडी मान लो घूम रहा है, ये जो लाइन है ना ए बी, ये घूमा θ1 एंगल से और ये सी डी लाइन घूमा θ2 एंगल से। ये वाला लाइन θ1 एंगल से घूमा, ये वाला लाइन, हम कोई भी रैंडमली दो पॉइंट को ज्वाइन कर लिए, इन दोनों को, ये θ1 से घूमा और ये θ2 से घूमा। अगर ये दोनों एंगल अलग अलग हुआ तो फिर से वही प्रॉब्लम होगा
कि यहाँ 2 पॉइंट के बीच का गैप या तो कम होते हुए दिखेगा या बढ़ते हुए दिखेगा। इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो अगर ये θ1 θ2 बराबर नहीं हुआ तो ये वाला एंगल या तो कम हो रहा होगा या फिर बढ़ रहा होगा। इन एनी केस कोई सा भी पार्टिकल लोगे इस लाइन पर यहां और यहां तो उसके बीच का गैप इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए, इनफैक्ट बी और डी के बीच का गैप ही इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए दिख सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि रिजिड बॉडी के अंदर कोई भी एक लाइन ले लो, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, अगर वो किसी एंगल थीटा से घूमा या θ1 से घूमा तो जितना भी लाइन, अंदर कोई सा भी लाइन ले लो, सब कितने एंगल से घूम रहा होना चाहिए? उसी एंगल से। अंदर कोई भी लाइन, इनफैक्ट ये बी और डी को ज्वाइन कर दो, बी और डी को ज्वाइन कर दो तो वो भी, अगर ये θ1 से घुमा है तो ये θ2, ये वाला जो लाइन घुमा ये भी θ1 होना चाहिए। अंदर कोई सा भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वो सब सेम एंगल से रोटेट करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, अंदर हर एक लाइन अगर सेम एंगल से रोटेट नहीं कर रहा है इस तरीके से इस प्लेन में, तो कहीं ना कहीं किसी 2 पॉइंट के बीच का गैप इंक्रीज या डिक्रीज करते हुए दिखेगा। तो यहां पर एक कंक्लूजन निकला कि θ1 इक्वल्स टू θ2। अब इसको हम लोग और बढ़िया तरीके से ऐसे बोलें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो अब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में बात करते हैं। रिजिड बॉडी, जैसे एंगुलर वेलोसिटी किसी एक पॉइंट का डिफाइन होता है किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट। तो किसी एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन होता है किसी पॉइंट के अबाउट। तो अब फंडा क्या है कि रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी ले लें। एक बात समझना, जितना एंगल ये घूमा उतना ही एंगल ये भी घूमा, मतलब इस लाइन का जितना एंगुलर वेलोसिटी था इस लाइन का भी उतना ही एंगुलर वेलोसिटी है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी रिजिड बॉडी के किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट, है ना, रिजिड बॉडी के ही किसी एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी, मतलब बी का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए देख लें, तो रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी रिजिड बॉडी के किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट सेम रहेगा। मतलब पॉइंट बी का एंगुलर वेलोसिटी ए के अबाउट देख लो, सी का एंगुलर वेलोसिटी डी के अबाउट देख लो, डी का एंगुलर वेलोसिटी ए के अबाउट देख लो, किसी भी एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट देख लो, वो सेम ही मिलेगा। ये रिजिड बॉडी का एक और प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि हर एक लाइन को सेम अमाउंट में घूमना है। तो वो जो एंगुलर वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, है ना। अभी तक हम लोग एंगुलर वेलोसिटी एक पार्टिकल के लिए डिफाइन करते थे कि इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट के अबाउट। अब हम लोग बोल देंगे कि देखो आगे ऐसा बोला जाएगा कि ये वाला रिजिड बॉडी इतने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो जब ये बात बोला जाएगा कि ये रिजिड बॉडी इतने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो फिर हम लोग बोलेंगे यार एंगुलर वेलोसिटी तो एक पॉइंट का डिफाइंड है, ये बॉडी के लिए कैसे एंगुलर वेलोसिटी का बात हो रहा है? तो वो तभी हो सकता है जब उस बॉडी के हर पॉइंट का अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम हो, किसी बॉडी के हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम हो, तो हम लोग बोल देंगे वो उस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी है। बात क्लियर है? तो यहां से अगला पॉइंट क्या निकला कि एंगुलर velocity of any point in a rigid body about any other point in that rigid body is angular velocity of that rigid body।
रिजिड बॉडी के किसी भी एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट देख लो, वही उस रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। बात क्लियर है क्या? जैसे यहां पर अगर हम देखें, इसका इधर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसका इधर कितना है v2 साइन थीटा 2, इसका इधर कितना है v1 साइन थीटा 1। तो एंगुलर वेलोसिटी याद है v परपेंडिकुलर अपॉन r होता है। इस रिजिड बॉडी का अगर एंगुलर वेलोसिटी लिखें, इसके अबाउट इसका वेलोसिटी देख लो या इसके अबाउट इसका वेलोसिटी देख लो। तो जैसे b के अबाउट a का वेलोसिटी देखें, तो b को फिक्स कर दें तो इसका हो जाएगा b के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1 साइन थीटा 1 प्लस v2 साइन थीटा 2। इसको रोकेंगे तो ये v1 साइन थीटा से 1 से इधर जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में a v1 साइन थीटा 1 से इधर जा रहा होगा और v2 साइन थीटा 2 तो है ही। तो यहां पर v परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहे a के रेस्पेक्ट में b को देख लो या b के रेस्पेक्ट में a को देख लो, v1 साइन थीटा 1 प्लस v2 साइन थीटा 2। और अगर ये डिस्टेंस r है तो ओमेगा इज v1 साइन थीटा 1 प्लस v2 साइन थीटा 2 अपॉन r। ये इस रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा और यही रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी है किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। ये एक रॉड है L लेंथ का, इसका ये वाला पॉइंट इस समय v0 स्पीड से आगे जा रहा है, ये एंगल थीटा है। दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ये ऐसे वर्टिकल वॉल के सहारे ऐसे रखा हुआ है और ये ऐसे स्लिप करते हुए नीचे आ रहा है। इस पॉइंट का वेलोसिटी इस समय v0 है। फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट B एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। स्पीड ऑफ पॉइंट B एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। ये रॉड एक रिजिड बॉडी है। सॉल्व करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन हम लोग फाउंडेशन मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में किए हैं। रेट मेजर के थ्रू इसको किया जा सकता है, कंस्ट्रेंट मोशन के थ्रू भी किया जा सकता है। कंस्ट्रेंट वाला सवाल है। सॉल्व करते हैं अब इसको। यहां पर जो हम लोग बात सीखे हैं उससे, B जो है ये पक्का नीचे आ रहा है, ये बात तो क्लियर है। इसका वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये है V। मान लेते हैं V का वैल्यू निकालना है। अब देखो, रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग 0 होगा, या दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग दोनों पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो अब इस हिसाब से ये V0 से आगे जा रहा है, ये एंगल थीटा है, ये ज्वाइन करने वाला लाइन हो गया, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो पॉइंट A का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, V0 कॉस थीटा। और ये B का जो इधर कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा, V कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज V साइन थीटा।
अब बी पॉइंट का जो इधर वेलोसिटी और ए पॉइंट का इधर, दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग ये वेलोसिटी सेम होना चाहिए। इसका मतलब वी नॉट कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी साइन थीटा। तो v का वैल्यू आ गया वी नॉट कॉट थीटा। यह आ गया पार्टिकल b का स्पीड, इतने स्पीड से ये नीचे आ रहा होगा इस मोमेंट पर। दूसरा हम लोग को निकालना था एंगुलर वेलोसिटी। निकालते हैं। इसका इधर वी नॉट कॉस थीटा इधर आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा। इसका इधर वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा, वी कॉस 90 माइनस थीटा, वी साइन थीटा इस तरफ आया है, तो इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा वी कॉस थीटा। तो अब हालात कुछ इस प्रकार है। इसका इस तरफ है वी कॉस थीटा और इस तरफ है वी नॉट साइन थीटा और ये डिस्टेंस एल है। तो किसी भी एक के रेस्पेक्ट में देखें, जैसे इसको रोक कर देखें, इसके अबाउट देखें, तो इसका इधर वेलोसिटी हो जाएगा v cos थीटा प्लस वी नॉट साइन थीटा, या इसको रोक के देखोगे तो ये इधर वी नॉट साइन थीटा प्लस वी कॉस थीटा से जाते हुए दिखेगा। ए को फिक्स कर दिया, मतलब ए के अबाउट देख रहे हैं, तो यही हो गया v परपेंडिकुलर, v cos थीटा प्लस वी नॉट साइन थीटा, और ये डिस्टेंस है l। So angular velocity is v perpendicular by r, v cos theta plus v naught sin theta upon l। और v का वैल्यू हम लोग निकाले हैं v नॉट cot थीटा, तो इसको रख देते हैं v नॉट cot थीटा इंटू cos थीटा प्लस v नॉट साइन थीटा अपॉन एल। तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉट थीटा को रख दिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल साइन थीटा। तो ओमेगा का वैल्यू आ गया वी नॉट बाई एल साइन थीटा। यह आ गया इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी, या इसके किसी भी एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी इसके किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग हेडिंग डाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी एक नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है क्या चीज? फिलहाल बस इतना समझ सकते हैं, देखो कि जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो मास का रोल था, या ऐसे समझ लो कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो मास का रोल होता था, रोटेशनल मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रहने वाला है ना। मास जो रोल निभाता था, जो काम ट्रांसलेशन मोशन में करता था, वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने वाला है। अभी इतना समझ सकते हो, आगे जाकर अपने आप दिख जाएगा कि हम क्या बोलने वाले हैं या हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब अगले कुछ समय तक हम लोग इस बात पर एकदम दिमाग नहीं लगाएंगे कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हम लोग किस बात पर दिमाग लगाएंगे? हम लोग इस बात पर दिमाग लगाएंगे कि हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकालना है, ये क्या चीज़ है, क्या करने वाले हैं इसका, ये बाद में बात समझ में आएगा। जैसे कि जब हम लोग सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम लोग कुछ समय के लिए बात भूल ही गए थे कि वाई टू फाइंड सेंटर ऑफ मास।
हम लोग का फोकस इस बात पर था कि हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। तो बस वही चीज हम लोग अभी रिपीट करेंगे कि हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पे फोकस करेंगे। वाई टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्या चीज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या करने वाले हैं इसका, ये सब बाद का बात है। ये किस चीज, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये सब बाद का बात है। पहले एक टाइप ऑफ कैलकुलेशन हम सिखा रहे हैं, उसको सीख लो। और ज़्यादा दिमाग में दिक्कत हो तो बस यही समझ लो कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो मास का रोल होता है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। किसी भी पार्टिकल सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, देखो ये एक एक्सिस हो गया, इसके आसपास कुछ मास बिखरा हुआ है। m1 इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, m2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, m3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, ऐसे और बहुत सारा मासेस हो सकता है। तो यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड है I, दिस इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे जितना भी है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ऐसा लिख के सबको ऐड कर देंगे। r1 r2 r3 ये सब क्या है, ये सब मासेस का उस एक्सिस से डिस्टेंस है जिस एक्सिस के अबाउट हम ये फाइंड कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I इज इक्वल्स टू समेशन mi ri स्क्वायर। ये हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइंड होता है, तो एक्सिस मेंशन करना जरूरी है। जैसे यही सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अगर हम ये एक्सिस बदल दें, यहाँ की जगह यहाँ ले लें, इस लाइन के अबाउट अगर फाइंड करें तो वो कुछ अलग आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, तो मास और डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है, मतलब केजी मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? एक्चुअली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, हम लोग स्केलर वेक्टर पढ़े हैं, एक तीसरे टाइप का क्वांटिटी होता है टेंसर, बट हम लोग के सिलेबस में कहीं टेंसर का कोई बात नहीं होता है। हम लोग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है ना, हम लोग इसको स्केलर की तरह ट्रीट करने वाले हैं, डायरेक्टली ऐड हो रहा है, यहाँ डायरेक्शन का कोई